चाप के कारण विद्युत क्षेत्र। रेखीय चाप के कारण विद्युत क्षेत्र। स्टार्ट करें? तैयार है बेटा सभी लोग? पेन पेपर पानी की बोतल लेके। आवाज कम है भाई, एक बार आवाज आवाज सही आ रही है? तो देखो बेटा, हमारे पास एक रेखीय चाप है इस तरीके से, और इसके कारण हमें इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। रेखीय चाप के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस पर आवेश कैसा है भाई साहब? इस पर आवेश है पॉजिटिव। इसकी त्रिज्या कितनी है आर, और ये कोण कितना है थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट बेटा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए बेटा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पूछ जाता है, डेरिवेशन। ठीक है, तो इसके कारण बेटा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चाप के ठीक विपरीत होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस दिशा में चार्ज के विपरीत, और ये नेगेटिव चार्ज होता है तो बेटा इधर होता है विद्युत क्षेत्र। नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है विद्युत बल, देखा, पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना मान लेते हैं ई। तो जो ई का मान होता है बेटा, ई इज इक्वल टू अपन लिखते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर, आर क्या है रेडियस, और साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये चाप के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। 2 आप जानते हैं के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ वही 1/4πε0 होती है। ठीक है, और आर इसकी त्रिज्या है, आर क्या है बेटा त्रिज्या, लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्डा क्या है बेटा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, और चाप का कोण कितना है थीटा, चाप का कोण कितना है थीटा। दिशा आपको क्लियर होनी चाहिए कि दिशा कहाँ होगी बेटा, चाप से दूर की तरफ, चाप से दूर। ठीक है, अब इस पर एग्जांपल देखिए कैसे आते हैं एग्जांपल, सवाल कैसा बनता है एग्जांपल। तो चाप जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही रखा हो, हमने मान लिया चाप ऐसे रखा है, ए इसका केंद्र है, केंद्र पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये वाला कोण कितना है थीटा है। थीटा का मान कितना दिया बेटा 60 डिग्री। ठीक, इस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो बस थीटा की वैल्यू रखनी है, त्रिज्या कितनी है आर, रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा है बेटा इसका। तो पहले दिशा बनाओ, तो दिशा कहाँ होगी बेटा, चाप से दूर की ओर, दिशा होगी चाप से दूर की ओर। और ई का मान अगर हम लिखना चाहें तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 k लैम्डा अपॉन आर, और साइन थीटा बाई 2, बोले तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 60/2 कितना हो गया 30 डिग्री। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन आर, 2 k लैम्डा अपॉन आर, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 1/2 हो जाती है, कितनी 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी बची है k लैम्डा अपॉन आर, k लैम्डा अपॉन आर ये वैल्यू हो जाएगी बेटा। ठीक है, अच्छा कल के विभवांतर में बेटा क्या दिक्कत है आपको? विभवांतर देखो, देखिए आप इसका विभवांतर अभी बता देते हैं, अपनी वाला कंप्लीट कर लें पहले, इसके एग्जांपल्स फिर बता देते हैं। अब देखो अगला केस ऐसा हो सकता है कि हमारा पास अर्धवृत्तीय चाप है, चाप कैसा है बेटा अर्धवृत्ताकार, रेडियस कितना है आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ई। ठीक है, ये एंगल 180 डिग्री, अर्धवृत्ताकार चाप है तो कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अर्धवृत्ताकार चाप है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बेटा आवाज बढ़ी हुई है, आवाज की क्या दिक्कत है? बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं सिखा रहे हैं, आवाज में कोई दिक्कत है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही है बेटा, तो आपके फोन में कोई दिक्कत होगी, उधर से बढ़ाओ आवाज एक बार देखना, आवाज बढ़ सकती है और बढ़ा दो। हाँ बढ़ा दो ना। तो ई की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से, 2 k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू 180 है तो साइन 180 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया साइन 90 हो गया। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 k लैम्डा अपॉन आर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये कितना आ गया 2 k लैम्डा अपॉन आर ही आ गया। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास पूर्ण चाप हो एक, क्या हो बेटा पूर्ण चाप, जिसे अपन व्रत कह सकते हैं, व्रत या बलय, हमारे पास एक बलय है, इस पर आवेश घनत्व कितना है लैम्डा, पॉजिटिव चार्ज ही है, इसके केंद्र पर रेडियस कितनी आर, इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन आर, और इस केस में इस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई इज इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन आर, और इस साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 k लैम्डा अपॉन आर, और साइन 180 का वैल्यू 0, तो ई की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो याद रखना रिंग के सेंटर पर, बलय के केंद्र पर फील्ड कितनी होती है 0 होती है। तो इस रिजल्ट को बेटा याद रखना, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट केस होता है, सेंटर पर ई का वैल्यू कितना हो गया 0। और एग्जांपल देखिए, हमने चलो इस केस में ये अपनी चाप है, और चाप पर आवेश कैसा दिया हुआ है नेगेटिव, आवेश कैसा दिया हुआ है बेटा नेगेटिव दिया हुआ है। अब नेगेटिव आवेश होने से क्या बदलेगा, फील्ड की दिशा बदल जाएगी, फील्ड चाप की तरफ हो जाएगा, फील्ड कहां हो जाएगी बेटा चाप की ओर।
ऋण आवेश है ना बेटा, फील्ड जीरो ही है, लो केंद्र, फील्ड जीरो ही है तो उसकी क्या डायरेक्शन देखना, फील्ड बेटा जीरो ही है तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन होगी नहीं, मतलब फील्ड जीरो है ना, तो इसमें कहां डायरेक्शन देखने की जरूरत है। अब जैसे कोई कहना कि जैसे मेरे पास अभी 0 रुपए हैं, कितने रुपए हैं बेटा, 0 रुपए, तो मैं उसको 0,000 लिख दूं कि मेरे पास 0,000 रुपए हैं, मैं 0 लाख रुपए लिख लूं, 0 करोड़ रुपए लिख लूं, क्या फर्क पड़ेगा, जीरो ही है ना वो तो, है ना ऐसा। अब वैल्यू कितनी आएगी इसकी, तो ई इज इक्वल टू 2 k λ/r साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, साइन 60/2 कितना हो जाएगा, साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 2 k λ/r इंटू 1/2, 2 k λ/r ही आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया बेटा, 2 k λ/r। चलो 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 चलो, अच्छा ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, अब देखिए, अब हमारे पास एक बलय ही है बेटा, क्या है, एक बलय, और आधी बलय पर पॉजिटिव चार्ज है और आधी बलय पर नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसा सीन है। आधी बलय पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव, और आधी बलय पर आवेश कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अब फील्ड की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, ई किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो कहां होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर, तो दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो हम जब ई नेट लिखेंगे तो ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस ई नेगेटिव चार्ज के कारण, रेखीय आवेश घनत्व, तो इधर का हम ले लेते हैं λ1, इधर का कितना ले लेते हैं, चलो λ2, तो ई नेट इज इक्वल टू, हमें मिलेगा, वैल्यू निकाल लो, तो ई पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना, तो 2 k λ1/r और साइन, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला देखना, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 180 डिग्री होगा, तो पॉजिटिव वाली रिंग को अलग डील करना है, नेगेटिव वाली रिंग को अलग, तो ये वैल्यू हुई 180/2, तो ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 2 k λ1/r साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही हम ई नेगेटिव चार्ज के लिए लिखें, ई किसके लिए बेटा, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ई नेगेटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगा 2 k λ1 डिवाइडेड बाय r और ये साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2 k λ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ई नेट कितना हो गया, ई नेट हो गया बेटा 2 k λ1/r प्लस 2 k डिवाइडेड बाय r, ये अपना आंसर हो गया, सीधे सीधे ऐड कर देना है, सीधे सीधे क्या करना है बेटा, अपन को ऐड कर देना है। ठीक है, ये कहां से लोग प्रकट हो जाते हैं, लिख रहे हैं साइन 90 का वैल्यू 0 होता है, कहां से, क्यों भाई साहब, अब देखो अगला केस, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, कि एक बलय के कारण उसकी अक्ष पर, अभी अपन ने केंद्र पर देख रहे थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रहे थे, केंद्र पर, है ना, बलय के लिए हमने केंद्र पर फील्ड निकाली और केंद्र पर कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी सर, केंद्र पर कितनी आ गई थी बेटा, 0। अब हम देख रहे हैं अक्ष पर, ठीक है, तो जैसे बलय ऐसे रखिए, अगर हम बलय को साइड से देखें, बलय को कैसे देखें बेटा, साइड से, तो बलय ऐसी रखी दिखाई देगी कुछ, बलय को हमने ऐसे रख दिया, अगर हम यहां साइड से देखें, साइड से, तो हमें पूरी बलय दिखाई देगी, साइड से पूरी बलय दिखाई देगी। ठीक है, तो इस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये केंद्र हो गया भाई साहब, हमें केंद्र पर फील्ड निकालनी है, क्या करनी है बेटा, केंद्र पर फील्ड निकालनी है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसमें चार्ज कितना है, डी क्यू, एक छोटा सा टुकड़ा लिया बलय पर जिसमें चार्ज कितना है बेटा, डी क्यू है, छोटा टुकड़ा है तो चार्ज भी छोटा होगा। ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डीई है। ऐसे बेटा इस छोटे से टुकड़े के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, तो इस दिशा में होगी, इस पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये छोटा सा टुकड़ा काटा अपन ने, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव, और कितना चार्ज है बेटा, डी क्यू चार्ज है। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी, ये भी डीई। ठीक है,
छोटा सा टुकड़ा लिया, एक इधर इधर लेंगे तो फील्ड इधर लेंगे फील्ड इधर, ठीक है। अब ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं। अगर हम टुकड़ा इधर कट करेंगे तो अंदर की तरफ फील्ड जाएगी, और टुकड़ा काटेंगे तो बाहर की तरफ फील्ड जाएगी। तो ऐसे हम इसको बलाई में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े काटूं, है ना। जैसे अगर सामने से देखना हो तो सामने से कैसे दिखाई देगी बलाई, इस प्रकार से बलाई हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं। एक टुकड़ा इधर काटा तो उसका सममिति का टुकड़ा यहाँ भी होगा, एक टुकड़ा मान लीजिए हम इधर काट रहे हैं तो एक टुकड़ा हम यहाँ भी काट लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, एक टुकड़ा हम यहाँ काटेंगे तो इसका सममितिकार रूप से एक टुकड़ा हम यहाँ पर काट लेंगे, एक टुकड़ा यहाँ काट लिया उसका सममितिकार टुकड़ा यहाँ विपरीत, है ना। तो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े होंगे, और हर एक छोटे से टुकड़े का आवेश कितना हो जाएगा dq, हर एक छोटे से टुकड़े का आवेश कितना dq, तुम कितना dq, तुम कितना dq, तुम कितना dq, यहाँ पर भी एक छोटा सा टुकड़ा है, इस पर कितना आवेश हो जाएगा dq, ठीक है। तो dq 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 आवेश के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, हर एक छोटे से टुकड़े की फील्ड कितनी होगी, हर एक छोटे से टुकड़े की फील्ड कितनी होगी बेटा de। तो यहाँ पर आपको de के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे, है ना, इस तरीके से, है ना, शंकु के आकार में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, और हर एक छोटे छोटे टुकड़े अपन कट करेंगे इस तरीके से ऐसा। तो de के बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे आपको, de के बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलो हमने ये वाला एंगल मान लिया कितना है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब एक बालक लिख रहा है कि सर विद्युत बल रेखाएं काटती नहीं है, आपने काट क्यों दी? विद्युत बल रेखाएं नहीं है, विद्युत बल रेखाएं नहीं बनाई है बेटा, ये तो हमने इस चाप के लिए बस फील्ड बनाई है, इस चाप का फील्ड बनाई है, विद्युत बल रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर डी छोटा सा टुकड़ा है, इसका हम घटक करेगा तो इसका एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, इधर वाला घटक कितना डी कॉस थीटा और इधर वाला घटक कितना डी साइन थीटा। ऐसे ही हम नीचे देखें तो इधर वाला घटक डी कॉस थीटा, इधर वाला घटक कितना डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये इसको निरस्त कर देगा। इधर फील्ड डी कॉस थीटा बचेगी। तो हमने दो टुकड़े काटे हैं, यहाँ पर दो टुकड़े काट के दिखाए हैं, तो फील्ड कितनी आ गई 2 डी कॉस थीटा। अगर हम 4 टुकड़े काटते तो यहाँ फील्ड कितनी बनती 4 डी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ 20 टुकड़े काटते तो यहाँ फील्ड कितनी हो जाती 20 डी कॉस थीटा, ठीक है। तो जितने भी टुकड़े काटेंगे, ठीक है, तो उतने ही डी कॉस थीटा इधर आ जाएंगे। तो हम ई नेट लिखना चाहें तो ई नेट इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। जितने भी टुकड़े काटोगे उतने ही डी कॉस थीटा आते जाएंगे, और सभी को ऐड कर देना है, सभी सेम दिशा में एक ही डायरेक्शन में बेटा, सभी तो सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है, सभी जुड़ जाएंगे बेटा। डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। अगर आपने 50 टुकड़े काटे हैं तो डी कॉस थीटा 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 50 बार आ जाएगा भैया। कितने बार आ जाएगा? 50 बार। अब देखो जोड़ने का काम अपन किससे करते हैं सर? जोड़ने का काम करते हैं अपन इंटीग्रेशन से। इन सभी को जोड़ना है मतलब इंटीग्रेशन कर देना है इसका। इंटीग्रेशन एक गणितीय औजार है जो जोड़ने का काम करता है। तो डी कॉस थीटा जैसे सिग्मा लगाते थे ना अपन पहले जोड़ने के लिए, क्या लगाते थे? सिग्मा। वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया डी कॉस थीटा। अब अपन डी का मान निकालते हैं और कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो डी का मान कितना हो गया? डी इज इक्वल टू के, ये छोटा सा आवेश है डी क्यू, छोटा सा आवेश है डी क्यू, तो के डी क्यू अपॉन आवेश और पॉइंट के बीच की दूरी, यहाँ पर अपना पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ठीक है, ये आवेश है तो ये वाला दूरी हमने स्मॉल आर मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल आर। अगर मैं इस बलाई की त्रिज्या बनाऊं तो बलाई की त्रिज्या कितनी है बेटा? कैपिटल आर। कैपिटल आर बलाई की त्रिज्या है, तो ये बलाई की त्रिज्या कितनी बेटा? कैपिटल आर। और ये वाली दूरी कितना? एक्स, ठीक है। बलाई के सेंटर से बिंदु की दूरी, बलाई के सेंटर से बिंदु की दूरी हमने कितनी मान ली बेटा? एक्स मान लिया। कितनी मान ली? एक्स। अब हम आर का मान लिखना चाहें तो एंगल कितना हो गया भाई? 90 डिग्री, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर का मान अंडर द रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल आर का मान हो गया। कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बेटा? एक्स, कर्ण कितना है? आर है। कर्ण कितना है बेटा? आर, बरोबर। तो अब इनके मान हम यहाँ पर लिखेंगे तो डी ई नेट कितना मिलेगा आपको? डी ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान कितना है? एक्स अपॉन आर। कर्ण है बेटा तो कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर नहीं, सॉरी स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर नहीं, है ना। कर्ण इस त्रिभुज में देखो, मैं रंगीन बना देता हूँ इसको, ये अपना कैपिटल आर, ये एक्स है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आर का भी मान अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो जब अपन आर का मान यहाँ पर लिखेंगे, अगले पन्ने पर लिख देता हूं मैं, तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर की घात 3। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटीग्रल के डी क्यू एक्स, और आर का मान कितना है? आर का मान है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर का मान है और उसकी घात कितनी है बेटा? 3 है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ई नेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और दिए गए बिंदु के लिए बेटा एक्स भी कांस्टेंट है। सर एक्स तो 4 होगा, नहीं बेटा 4 एक्स नहीं है, 4 यहाँ क्यू है, तभी डी क्यू लिखा है। किसी दिए गए बिंदु के लिए एक्स दूरी है, तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो एक्स कांस्टेंट हो गया। और इधर कितना बचा है? अंडर द रूट था ना, तो रूट की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इधर क्या बचा है? इंटीग्रल डी क्यू। इधर क्या बचा बेटा? इंटीग्रल डी क्यू। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा, इनफैक्ट कच्चा चबा जाएगा। तो ई नेट कितना आया? ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। इंटीग्रल डी क्यू कितना हो गया बेटा? क्यू हो गया, टोटल चार्ज। तो इस रिजल्ट को याद रखना भाई, ये रिंग के अक्ष पर फील्ड हो जाती है।
रिजल्ट मैंने प्रूफ करके बताया है कि कैसे आया, ठीक है। तो इस पेज पर तो कैलकुलेशन थी। जो समझने वाली चीज है सिर्फ यही है कि अगर आप एक टुकड़ा काटेंगे तो एक डी आएगा, दो टुकड़ा काटेंगे दो डी आएंगे, 15 टुकड़ा काटेंगे 15 डी आएंगे, अगर आप 100 टुकड़े काटते हैं तो इधर 100 डी आएंगे। फिर डी के हमने घटक किए तो डी के दो घटक, एक ऊपर डी साइन थीटा, इधर डी कॉस थीटा, फिर नीचे वाले डी के घटक करें तो इधर डी कॉस थीटा, नीचे भी सॉरी इधर डी कॉस थीटा, नीचे डी साइन थीटा। अब ऊपर वाला डी साइन थीटा, नीचे वाला डी साइन थीटा विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब जितने भी अपने टुकड़े काटते होंगे उतने ही डी कॉस थीटा इस साइड होंगे। अपन ने अगर 100 टुकड़े काटे हैं तो इधर 100 डी कॉस थीटा आ जाएंगे, 100 डी कॉस थीटा। तो ई नेट कितना, डी कॉस थीटा 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 100 बार ऐड कर दोगे तो ऐड करने का काम अपन करते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन एक गणितीय औजार है, इंटीग्रेशन बेटा एक गणितीय औजार है जो जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ दिया। अब डी का मान देखो, तो सर डी का मान, डी छोटे से आवेश डी क्यू की फील्ड है, छोटे से आवेश डी क्यू की फील्ड है। तो के क्यू एक बिंदु आवेश होता है, उससे आर दूरी पर फील्ड कितनी हो जाती है, आर दूरी पर फील्ड कितनी हो जाती है, तो आर दूरी पर फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ क्यू नहीं है, आवेश कितना छोटे से टुकड़े का डी क्यू, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार इस तरह में देखो, ये कौन थीटा है, आधार एक्स है, कर्ण स्मॉल आर है, आधार एक्स है, कर्ण स्मॉल आर है, ठीक है। तो बस अब अपन ने इसमें वैल्यू पुट कर दी है इस समीकरण में। ई नेट में अपन ने डी का मान रखा है, कॉस थीटा का मान रखा है, डी और कॉस थीटा, स्मॉल आर का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है मास्टर हो गया। अब बस हमने सिर्फ मान रखे हैं, क्या किया बेटा, मान रखे हैं, है ना। ये रूट था तो रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2 घात नीचे आ जाएगी तो घात 3/2 हो गया। तो हमने के एक्स ये सब कांस्टेंट है ना। जैसे आपको लग रहा हो एक्स चर है सर, तो देखो दिए गए बिंदु के लिए, दिए गए बिंदु के लिए एक्स से दूरी है, चाहे आप इसको एल मान लो, दूरी को वाई मान लो, दूरी को ए मान लो, दूरी को एक्स मान लो, कुछ भी। तो दिए गए बिंदु के लिए, दिए गए बिंदु के लिए, दिए गए बिंदु के लिए एक्स कांस्टेंट है, एक्स का मान नियत होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ वाले पूछ रहे हैं कि सर इसमें लिमिट, तो यहाँ लिमिट का कोई मतलब नहीं है, लिमिट आप कह सकते हो टोटल चार्ज है ना। तो टोटल चार्ज में आप चाहो तो लिमिट लगा लो 0 से क्यू, टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो 0 से क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा, क्यू ही हो गया, है ना। तो लिमिट का कोई रोल खास है नहीं, लगाना चाहो तो लगा लो 0 से क्यू, 0 से क्यू। बेटा जो चीज बदलती है वो चर होता है। डी में आर रहेगा ना, तो बेटा आर है, स्मॉल आर की ही वैल्यू, डी में स्मॉल आर है ना, फिर स्मॉल आर की वैल्यू अपने निकाली, स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है ऐसा। तो ये ई नेट आ गया, इसका मान याद रखना। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केसेस, कि जैसे हम बात करें सेंटर पर, तो एट सेंटर, तो सेंटर के लिए आर की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप जरा देखो इसको और लिख के बताओ कि सेंटर पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ए यार तुम कैसे कैसे लोग हो। या अब ये पूछ रहे हैं कि सर लिमिट 0 से 2 पाई आर, बेटा वो परिधि होती है, परिधि पर थोड़ी ना लिमिट लगा रहे हैं, 0 से 2 पाई आर कह रहे हो आप। आवेश पर लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ चर कौन है, आवेश, आवेश से 2 पाई आर होगा क्या, आवेश 2 पाई आर होगा क्या, नहीं। अब एक जन पूछ रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू 3/2, ये 3/2 कैसे आ गया। अब देखो कहीं ऐसा लिखा है, मान लीजिए रूट आर है और इसकी घात 3 है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, आर की घात 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2 और उसकी घात 3 है, तो ये कितना है, आर की घात 3/2, आर की घात 3/2, खत्म बात, है ना। इसलिए 3/2 यहाँ पर आ गया, ये रूट लगा है ना बेटा, रूट, तो रूट का मतलब होता है घात 1/2 होना, तो 1/2 इंटू 3 कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा सेंटर के लिए, सेंटर पर एक्स का मान कितना, 0 होगा, सेंटर पर बेटा अपन देखें एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ई नेट कितना आएगा, सेंटर की अपन बात करें, वैसे तो हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं दूसरे तरीके से, चाप वाले मेथड से, कि सेंटर पर फील्ड कितनी होती है, 0, सेंटर पर फील्ड कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो ये कितना हो गया, के क्यू एक्स की जगह क्या रखे, 0 अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी घात 3/2, एक्स का मान कितना, 0 रख देना है, तो 0 स्क्वायर इसकी घात 3/2, तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। सेंटर पर फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, 0 तो 0 हो गए सर, है ना। सेंटर पर फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। अब हम बात करें कि बलय के अक्ष से बहुत दूर, बलय की अक्ष से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, कहाँ, लाहौर, बलय की अक्ष से बेटा बहुत दूर। तो अगर हम बलय की अक्ष से बहुत दूर हैं तो एक्स का मान जो है वो बहुत ज्यादा होगा किससे, आर से, एक्स का मान बहुत ज्यादा होगा किससे, आर से। तो हम जो वैल्यू लिख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इसकी पावर कितनी थी, 3/2 थी। अब बलय की अक्ष से बहुत दूर जाएंगे तो क्या बढ़ गया, एक्स, यहाँ पर बलय के केंद्र पर एक्स 0, जैसे जैसे दूर जाओगे एक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, दूर जाओगे एक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, दूर जाओगे एक्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो आर बहुत कम होगा एक्स की तुलना में, तो आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, बलय के केंद्र से बहुत दूर जाने पर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हम बलय के केंद्र से बहुत दूर चले गए, हम बलय से हम बहुत दूर चले गए, तो हमें बलय कैसी दिखाई देगी, जरा सोचो, बलय से हम बहुत दूर चले जाए तो हमें बलय कैसी दिखाई देगी, बलय कैसी दिखाई देगी, यस बिंदु आकार की, बलय कैसी दिखाई देगी बेटा, बिंदु आकार की। देखो किसी भी चीज से हम बहुत दूर चले जाते हैं तो तारे देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, तारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो हमें कितने से दिखाई देते हैं, बिंदु जैसे, कैसे दिखाई देते हैं, बिंदु जैसे। क्यों बिंदु जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि हम तारे से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो किसी चीज से जब हम बहुत दूर होते हैं वो चीज हमें बिंदु आकार की दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा अच्छा अपन यहाँ पर अब लौट के आते हैं, हमने कहा एक्स का मान बहुत ज्यादा है आर से, एक्स का मान बहुत ज्यादा है आर से, तो बेटा हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
बेटा यहाँ पर हमने ये कह रहे हैं कि सर ये वाला पद कैसे आया, ये वाला पद कैसे आया, तो भाई हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ ये आर की वैल्यू उठा के रख दी है। ये आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ निकाला था। तुम कमेंट में टाइम पास कर रहे हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। चलिए, तो इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ई नेट कितना आया। अब एक बालक पूछ रहा है कि सर एक्स जीरो कैसा हुआ। भैया बलय के सेंटर पर, बलय के केंद्र पर, केंद्र का मतलब कहाँ हुआ, यहाँ पर है हम, यहाँ पर। अगर हम यहाँ होंगे तो एक्स का मान कितना, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स यहीं से तो दूरी नाप रहे हैं, यहाँ से दूरी एक्स है। अब हम बलय के केंद्र पर ही है, यही है, तो एक्स का मान जीरो होगा। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, ये कितना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी घात 3/2, 3/2। अब हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ई नेट कितना मिलेगा, इसको निगलेक्ट करो बेटा तो ये आर स्क्वायर हट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, ये निगलेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर, इसकी घात 3/2 बचा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की घात 3। अब 3 से 1 गया, मतलब एक एक्स कट जाएगा, तो ई नेट कितना बचा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो रिंग से बहुत दूर ई नेट कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा बिंदु आवेश वाली रिजल्ट आ गया। जैसे हमने बोला कि अगर हम बलय से बहुत दूर चले जाएंगे, बलय के केंद्र से बहुत दूर चले जाएंगे, तो हमें बलय बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी, बिंदु जैसी। हम चले कहाँ गए, यहाँ से बहुत दूर, दूरी एक्स मानी हुई, हम बहुत दूर चले गए। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दूरी कितनी थी, एक्स थी, ये दूरी कितनी थी, एक्स, और इस पर आवेश कितना है बेटा, बलय पर आवेश कितना है, कुल आवेश है क्यू, कुल आवेश कितना है क्यू। तो देखो अगर यहाँ पर बलय से हम दूर चले जाएंगे तो बलय बिंदु आकार की दिखाई देगी, बलय बहुत छोटी दिखाई देगी, बहुत छोटी। ठीक है, तो हम बहुत दूर चले गए, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो आप देखो ना, ये बिंदु आवेश दूरी कितनी है, एक्स, बिंदु आवेश दूरी कितनी है, एक्स, तो यहाँ पर जो फील्ड आती इस पॉइंट पर वो कितना हो जाता, के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी इज एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बलय से बहुत दूर चले जाएंगे तो देखो कौन सा रिजल्ट आ गया, बिंदु आवेश वाला ही रिजल्ट आ गया। जब बलय से बहुत दूर चले गए तब कौन सा रिजल्ट आया बेटा, बिंदु आवेश वाला रिजल्ट ही आया है। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक की रिजल्ट लिखना है, यहाँ तक। ये तो साइड की चीजें अपन निकाल रहे हैं कि सेंटर पर क्या होगा, बलय से बहुत दूर क्या होगा। ठीक है, आपको बोर्ड में यहाँ तक करना है, बस इतना प्रूफ करना होता है ना, यहाँ तक ही जाना होता है। ये आंसर हो गया अपना, ये क्या हो गया, आंसर। अब देखो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से एक चीज और, बलय की बलय की अक्ष पर वह बिंदु, बलय की अक्ष पर वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, मैक्सिमम होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम, अधिकतम। अब देखो यहां अधिकतम का रूल क्यों आया और अधिकतम क्यों होगी, समझना। ये हमारी बलय है बेटा, तो बलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो सर 0 है। और बलय से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत ही ज्यादा दूर चले जाएंगे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत दूर चले गए अपन, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहां पर x बराबर, यहां पर x बराबर कितना हुआ, 0, x बराबर 0, यहां x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x बराबर 0, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब x का मान अनंत होगा तो e का मान कितना, 0, रख के देख लो, x का मान अनंत रखो, यहां पर x का मान अनंत होगा तो अनंत का वर्ग, अनंत का वर्ग, और किसी चीज में हम अनंत से भाग देंगे तो फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। तो बलय से अनंत दूरी पर, बलय के केंद्र से अनंत दूरी पर फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, x का मान अनंत, अनंत का वर्ग अनंत, समथिंग अपॉन अनंत 0। और सेंटर पर तो फील्ड 0 थी, हमने दो तरीके से बताया, एक चाप वाले सूत्र से बताया, और एक यहाँ पर भी आपको बताया कि हम x का मान कितना रख दें, x का मान कितना रख दें, 0 रख दें। तो जैसे ही x का मान 0 रखा, फील्ड कितनी आ गई, 0। तो फील्ड बलय के केंद्र पर 0 और बलय के केंद्र से बहुत दूर भी 0। यहाँ पर फील्ड कितनी, x बराबर 0 पर फील्ड कितनी है भाई साहब, 0 है। यहाँ पर फील्ड कितनी है, 0, और बहुत दूर भी फील्ड कितनी है, 0। तो फील्ड का परिमाण 0 से शुरू होकर फिर 0 हो रहा है, 0 से 0 हो रहा है, 0 से 0 ही हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं बेटा फील्ड अधिकतम होगी, बीच में कहीं ना कहीं फील्ड कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, तो मान लिया इस पॉइंट पर फील्ड अधिकतम है, अब हमें इस पॉइंट की दूरी बताना है जहां पर फील्ड अधिकतम है। यहाँ पर फील्ड कैसी है, इस एक्स पर फील्ड का मान मैक्सिमम है, ई कैसा है बेटा, अधिकतम। समझ रहे हो ना बेटा, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, तो बीच में कहीं ना कहीं फील्ड अधिकतम होगी, बीच में कहीं ना कहीं फील्ड अधिकतम होगी, और हमें वही पॉइंट निकालना है जहां पर फील्ड अधिकतम होगी, फील्ड मैक्सिमम होगी। तो आइए देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन। मैक्सिमम मिनिमा का ई का सूत्र क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी घात 3/2। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। अब ई को मैक्सिमम करवाने के लिए, ई कब मैक्सिमम होगा उसके लिए बेटा अपन क्या करेंगे, डी ई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे, उसको 0 करेंगे, डी ई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो डी बटे डी एक्स अवकलन करके 0 करेंगे। तो जब हम अवकलन करके 0 करते थे तो हमको क्या मिलता था, हमें मिलता था वो सभी पॉइंट जहां पर या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। जब हम अवकलन करके 0 करते थे, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 करो। ठीक है, एक बार अवकलन करके 0 करो तो हमें वो सारे पॉइंट मिलते थे जहां पर फील्ड मैक्सिमम है या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम। और यहाँ पर मिनिमम का तो कोई रोल ही नहीं है, परिमाण 0 से शुरू 0 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मैक्सिमम ही बनता है। ठीक है, मिनिमा आएगा ही नहीं, मिनिमा कहीं है ही नहीं। तो फील्ड कैसे कहां पर मैक्सिमम होगी उसके लिए अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर 0 करेंगे, तो हमें वो बिंदु मिल जाएंगे जहां पर फील्ड मैक्सिमम है, या हमें वो बिंदु मिल जाएगा जहां पर फील्ड कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलिए अवकलन करके अपन 0 करते हैं। तो इसका अवकलन करना है आपको,
ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना कर देना है, जीरो करना है। डी बाई डी एक्स बराबर कितना करना है, जीरो करना है। बाद में तो बेटा आप मान याद रखना, मान मैं बता भी देता हूँ, इसका मान चलो यही लिख देता हूँ, प्लस माइनस या हम कहें प्लस, यहाँ पर ये मान आएगा आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू आएगा। ठीक है, चलो मैं अभी इसको सिद्ध करता हूँ अवकलन करके कि क्यों आ रहा है इतना, कैसे आया इतना। तो अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं सर, अवकलन करने के लिए हर का वर्ग किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी घात 3/2, हर में यही लिखा हुआ था, हाँ सर यही लिखा था हर में। अब हर का करते हैं वर्ग, सर कर दो, हर का किया वर्ग। अब हर को एज इट इज लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी घात कितना 3/2, इसको एज इट इज लिखा। और अवकलन करेंगे अंश का, तो अंश में देखो बेटा के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो गया, अंश का अवकलन किया, ये बेटा अंश का अवकलन है। फिर हम लगाएंगे बेटा माइनस, हम लगाएंगे क्या, माइनस, तो माइनस लगाया। अब अंश को एज इट इज लिख लो, के क्यू एक्स को एज इट इज लिखो अंश को, और अवकलन किसका करेंगे भाई साहब, हर का। तो हर का अवकलन करेंगे, तो हर की घात देखो कितना है, 3/2 है, 3/2 है, तो 3/2 आगे आ गया, 3/2, और यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी घात 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इंटू, ऐसा सवाल मैक्सिमम मिनिमा की डीपीपी में भी था, मैंने करवाया था। फिर मैंने बोला था कि ये सवाल इसलिए दिया है, स्पेशल केस होता है जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें रिंग वाला एक केस आएगा, रिंग का एक केस आएगा, वो उसमें भी यही करना होता था। तो जैसे हमने वहां अवकलन किया था वैसे अवकलन नहीं वाला है, वैसे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो हम अवकलन कर रहे हैं और अवकलन करना आता है आपको। तो पहले हमने घात का अवकलन किया, अब गुणा में किसका अवकलन करेंगे, पहले घात का किया, घात का अवकलन किया, अब फिर हम गुणा में इसका अवकलन करेंगे, तो आर स्क्वायर का अवकलन कितना, 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 0। ओहो, इज इक्वल टू 0। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले इसे 2 से a 2 उड़ा दो, सर उड़ा दिया, इसे 2 से a वाला 2 उड़ा दो, सर उड़ा दिया। अब देखो इसमें से के क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, ठीक है मास्टर, और इस इधर क्या लिखा हुआ है, के क्यू कॉमन आ गया, और ये 0 में चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, 0 में, ठीक है, उधर ले जाएंगे तो 0 में चला गया। तो इधर ऊपर बचा क्या, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी घात 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये के क्यू ही 0 में चला जाएगा, ये बेटा बोर्ड में प्रूफ नहीं करना होता है ना, इसका आप सोचो कि सर इसका प्रूफ हमें बोर्ड में लिखना पड़ेगा, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो बेटा में बोर्ड में प्रूफ नहीं लिखना पड़ेगा, समझ गए बात को, हाँ सर समझ गए, बोर्ड में प्रूफ नहीं करके बताना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जरूरत किसकी पड़ेगी, तो जरूरत जेई में पड़ेगी, आईआईटी में पड़ेगी, और किसकी, एक्स के मान की, कि एक्स कहां पर मैक्सिमम होता है। तो वो हमें याद रहता है आर बाई रूट टू पर, या प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर, दो मान मिलेंगे, प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर, ठीक है। वो कहां से मान आएगा अभी मैं निकाल के बताता हूँ, ये चला गया 0 में। अब देखो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर घात 1/2 है, हाँ सर, अच्छा इधर तो हमने एक्स छोड़ दी, 3x छोड़ दिया, इनफैक्ट यहाँ पर हमने 3x छोड़ दिया था बेटा, इंटू 3 एक्स बराबर 0 था, ये सब आके 0 में चला गया, कहाँ चला गया, ये 0 में। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर घात 1/2 है ना, ये कॉमन आएगा दोनों में से, ये भी 0 में चला गया, 0 में चला गया। अच्छा अभी कॉमन लेने में हो सकता है आपको समस्या हो, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2, ठीक है, ये घात 3/2 थी ना, घात 3/2 थी, तो हमने ऐसे इसको तोड़ दिया ना, समझना, जैसे कभी लिखा हो बाई की घात 3/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई इंटू बाई की घात 1/2, बाई इंटू बाई की घात 1/2, क्योंकि यही जुड़ के ये आ जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, बाई की घात 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1/2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं बेटा, ठीक है। तो इसको बाई की घात अगर 3/2 होता तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको बाई इंटू बाई की घात 1/2, बाई इंटू बाई की घात 1/2, तो हमने यही काम यहाँ पर किया है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी घात 3/2 थी, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे तोड़ लिया, माइनस यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी घात 1/2, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। और इधर क्या है बेटा, 3x है, इधर क्या है, 3x है, 3x स्क्वायर आना चाहिए शायद, यस 3x है ना, ये वाला x और ये वाला x मिलके x स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है। के क्यू तो कॉमन ले लिया, के क्यू लिया है कॉमन, अब इसमें देखो बेटा एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो ये x स्क्वायर आएगा, गुणा होगी, कितना आया, x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। बहुत से लोगों को तो नींद आने लगी बेटा, ये कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन मात्र है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल देता हूँ, रिजल्ट आप याद रखना। वैसे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, जेई की भी नहीं, अगर आप 12th क्लास में भी मैथ लिए हैं आपने, 12वीं आप मैथ से दे रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। इसीलिए तो बेटा बहुत सारे बच्चे बायो ले लेते हैं, बायोलॉजी, क्योंकि उनको कैलकुलेशन करना नहीं आती है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है मास्टर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये भाई साहब भी आके 0 में चले जाएंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, 0 में, ये वाले भाई साहब
जीरो में चले जाएंगे और हमारे पास अब क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 3x² कितना आया बेटा, जीरो, माइनस 2x², 2x² इक्वल टू कितना आया, जीरो, ये घट जाएंगे। तो यहाँ से 2x², इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर। सर माइनस भी तो था, लो माइनस लगा लो, माइनस से माइनस उड़ी बाबा, कौन से बाबा, उड़ी बाबा। तो अब देखो ये हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ले लो आर बाय रूट 2, प्लस माइनस आर बाय रूट 2, ये याद रखना। सर ये तो दो मान आ गए, दो मान क्यों, एक प्लस है प्लस आर बाय रूट 2, एक माइनस आर बाय रूट 2, एक प्लस आर बाय रूट 2 है और एक माइनस रूट 2 है, सॉरी एक प्लस आर बाय रूट 2 है और एक माइनस आर बाय रूट 2 है, दूसरा मान कितना है बेटा, माइनस का आर बाय रूट 2। तो दो मान इसलिए आए हैं बेटा कि देखो हमने अभी बलय के एक साइड काम किया है, बलय के इस तरफ दिखा है। अब जैसी कहानी इस तरफ होगी वैसी कहानी इस तरफ भी होगी, वैसी कहानी बलय है ना बेटा, बलय अगर इधर फील्ड है, इधर फील्ड है तो इधर भी तो होगी, इधर भी तो होगी, इधर फील्ड है, इधर फील्ड है तो इधर भी फील्ड होगी। तो अगर एक बार मैक्सिमम मान इधर मिल रहा है इस साइड तो इधर भी आएगा, बलय बीच में रखिए ना, ऐसे बलय रखिए भाई। तो जो कहानी इस साइड है वही इस साइड भी होगी, दोनों साइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलिए, है ना, तो इसलिए आपको दो मान मिले हैं। अगर मैं इसको बना के भी बता दूं कि बलय को हमने इधर रखा, बलय यहां पर रखी है इस जगह इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भेदभाव नहीं करती कि एक तरफ हूं एक तरफ नहीं हूं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कोई भेदभाव नहीं करती है। हाँ, दिशा अगर हम बनाए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस तरफ बनाए तो इस डायरेक्शन में होगी प्लस एक्स में, और इधर बनाएंगे तो इधर होगी माइनस एक्स में। जानते ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर की तरफ होगी, इधर भी देखो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर की तरफ होगी, और इसका फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, टिंग ऐसा। और इधर भी बनाए, सर नीचे क्यों बना दिया, हमने ऐसे ही बना दिया नीचे, क्योंकि अगर ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव। अगर हम मॉड का ग्राफ बनाए, सिर्फ परिमाण का ग्राफ बनाए, तो परिमाण का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा बेटा, दोनों साइड परिमाण का ग्राफ बनाए सिर्फ। ये नीचे इसलिए बना दिया दिशा के कारण कि ये वाली दिशा अगर हमने पॉजिटिव ली है, इधर की फील्ड अगर पॉजिटिव है तो ये वाली दिशा की फील्ड अपन कैसे ले लिए, नेगेटिव ले लिए, बस इसलिए नीचे बना दिया। ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव होती है। नीचे कैसी हो गए, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव तो नेगेटिव हो गए सर, ऐसा। तो यहाँ पर ये ई मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू एक्स की कितनी है, प्लस का आर बाय रूट टू, आर बाय रूट टू, तो इधर वैल्यू होगी एक्स की, एक्स इक्वल टू माइनस आर बाय रूट टू, माइनस आर बाय रूट टू। तो ये ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। हमने इस अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है ना, चलो वो कुछ नहीं बना रहा हूँ, ऐसे फील्ड बन गई भाई। ठीक है, अब मेन चीज ये है, मेन चीज अगर मैंने इतनी कैलकुलेशन की है, सारी चीज अगर आपको कैलकुलेशन में समस्या है, कैलकुलेशन नहीं करना चाहे तो आप आलसी हो, कैलकुलेशन करने में दिमाग थक जाता है, तो मेन पॉइंट क्या है आपका, मेन पॉइंट ये है कि जो फील्ड मैक्सिमम होगी वो एक्स बराबर ई मैक्सिमम होगी, कहां पर, ई मैक्सिमम होगी बेटा किस जगह, एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर। ये याद रखना, बस इतनी सी चीज निकालने के लिए हमें इतना दो पेज का भारी भरकम कैलकुलेशन करना पड़ गया, दो पेज का भारी भरकम कैलकुलेशन करना पड़ गया सिर्फ ये मान निकालने के लिए। तो मान आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेई में प्रूफ पूछा नहीं जाता, सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं है आजकल, और बोर्ड में ये काम का नहीं है आपका, बोर्ड में भी प्रूफ नहीं पूछते। हाँ, रिजल्ट जरूर कभी आ सकता है कि रिजल्ट याद रखना आप, बोर्ड में भी ये पूछा सकता है कि फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगी, कहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी। अच्छा, ई मैक्सिमम का कोई मान पूछे तो वो भी निकाल लेंगे अपन, ई मैक्सिमम कितना होगा, तो ई मैक्सिमम होगा फील्ड कितनी थी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर 3/2। अब इसमें एक्स का मान कितना रख दो, इसमें एक्स का मान रख दीजिए प्लस माइनस आर बाय रूट टू, या आर रूट टू ही लिख दो एक्स की जगह। तो ई मैक्सिमम कितना आ गया, के प्लस माइनस आर की जगह क्या, एक्स की जगह क्या लिख दोगे, आर बाय रूट टू लिख दोगे, आर बाय रूट टू। तो के क्यू एक्स की जगह क्या लिखा है, आर बाय रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो आर बाय रूट टू का होल स्क्वायर, आर बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ये मैक्सिमम फील्ड आ गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम फील्ड का है एक्स बराबर आर बाय रूट टू पर, एक्स बराबर आर बाय रूट टू पर हमें ई मैक्स निकालना है, तो क्या किया, आर हमें मैक्सिमम फील्ड निकालनी है, तो एक्स की जगह आर बाय रूट टू लिख दिया, एक्स की जगह समीकरण में आर बाय रूट टू लिख दिया, तो फील्ड कैसी हो जाए, कैसे मिल जाएगी, मैक्सिमम। ठीक, तो मुझे उम्मीद है बेटा ये चीज क्लियर होगी, इसमें कुछ कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, सिर्फ इतना है कि फील्ड मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार अवकलन करके जीरो कर देते हैं, एक बार अवकलन करके जीरो किया, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, खत्म बात। तो कितने लोग हैं जो रिजल्ट याद रखेंगे, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, रिजल्ट याद रखना है अंततः, कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने बाद में लिख दिया है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है। यस बेटा, अगर जहां पर फील्ड मैक्सिमम है वहां पर रखे आवेश पर फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा। अगर हम यहां पर कोई आवेश रख देंगे बेटा, कोई आवेश रख देंगे तो उस पर फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा। तो बस उतने से रिजल्ट के लिए हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई साहब। गॉस लॉ बेटा पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड।
अब देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट और, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा। कैसी चीज होती है बेटा? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब देखो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा उस निकाय को बनाने में, उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य के बराबर होती है। किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। कोई भी सिस्टम ले लें, ठीक है। जैसे समझना, हमारे पास ग्राउंड में 3 पत्थर रखे थे, है ना, 3 अपने पास द्रव्यमान थे। अब हमको इन द्रव्यमानों को रखना, एक द्रव्यमान यहाँ रखना, एक द्रव्यमान यहाँ रखना, एक द्रव्यमान यहाँ रखना है, एक द्रव्यमान यहाँ रखना, एक द्रव्यमान यहाँ रखना, एक द्रव्यमान यहाँ रखना है। हमें ये निकाय बनाना है, तो हमने ग्राउंड से ये वाला द्रव्यमान लिया और यहाँ पर रख दिया। कहाँ पर? एक को हम रखेंगे H1 हाइट पर, दूसरे को रखे H2 हाइट पर, तीसरे को रख देना है H3 हाइट पर, तीसरे को कहाँ रख देना है बेटा? H3 हाइट पर। ऐसा ये सिस्टम बनाना है, मान लीजिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? ये द्रव्यमान उठाए, यहाँ पर रख दिया, द्रव्यमान उठाए, यहाँ पर रख दिया। कितना कार्य करना पड़ेगा जरा बताओ? इस द्रव्यमान को यहाँ से उठा के यहाँ रखने में, यहाँ से उठा के यहाँ रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कार्य करना पड़ेगा mgh1, ठीक है। अब इस द्रव्यमान को उठाओ m को और उठा के यहाँ पर रख दो, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखने पर, ग्राउंड से उठा के यहाँ रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh2। फिर तीसरा द्रव्यमान यहाँ रखना है, ये m मास यहाँ रखना है, तीसरा वाला द्रव्यमान m, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हम कहेंगे mgh3। किसी भी चीज को h ऊंचाई तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? mgh, ठीक है। तो कुल कार्य कितना होगा? जोड़ दो, कुल कार्य कितना होगा ये। तो इस सिस्टम को बनाने में, जो आपको सामने सिस्टम दिख रहा है, इसको बनाने में कितना कार्य करना पड़ा? इतना कार्य करना पड़ा, इतना कार्य करना पड़ा, ठीक है। अब हम पूछे आपसे कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है ना? एक कार्य हटाओ, कार्य को अभी भूल जाओ कि कार्य हमने लिखा ही नहीं है, कार्य को बेटा भूल जाओ, हमने लिखा ही नहीं है। हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि इस निकाय को बनाने में कितना कार्य किया, वो अपन भूल गए। अब हम आपसे पूछे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो बता दोगे क्या? ये क्या हो गया? हम आपसे पूछें इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा देखें तो mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3। स्थितिज ऊर्जा कितनी इस सिस्टम की, इस निकाय की? mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा बेटा बराबर, तो जितना कार्य करना पड़ रहा है इस निकाय को बनाने में, इस निकाय को बनाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो कार्य हमने कैलकुलेट किया mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3, ये कार्य है। तो इस निकाय को बनाने में जितना कार्य करना पड़ा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। आप स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहें तो आप सभी स्थितिज ऊर्जा जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3। इज इट क्लियर? ठीक है, 0-1 खेल जाओ भाई इस कॉन्सेप्ट के लिए। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल सी बात है भाई, किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उसको बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। थम्स अप खेल जाओ बेटा फटाफट। जल्दी खेल जाओ तो फिर हम आगे बढ़ें। शाबाश शाबाश। अब देखो, अब कुछ नहीं बता इसमें, ये तो द्रव्यमान का निकाय था, हमें आवेशों का निकाय बनाना है। एक मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिया गया, क्या दिया गया? सिस्टम। यहां पर एक आवेश रखा है Q1 और दूसरा आवेश कितना है? Q2 और तीसरा आवेश कितना है? Q3 है, तीसरा आवेश Q3 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने A ले ली, इधर इनके बीच की भुजा की लंबाई B ले ली और भुजा की लंबाई कितनी ले ली? C ले ली। भुजा की लंबाई कितनी वाली? C है। हमें सिस्टम बनाना है, ये सिस्टम बनाना है, मतलब इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा अपन कैसे निकालेंगे कि पहले तो हम इस सिस्टम को बनाएंगे, इस सिस्टम को बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इस सिस्टम को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, इस सिस्टम को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा। तो चलिए अगले पन्ने पर हम सिस्टम बनाते हैं। तो एक त्रिभुज है जिसकी इस भुजा की लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, इसकी लंबाई C है, ऐसा। अब सिस्टम कैसे बनाएंगे? हम एक एक करके आवेश लेके आएंगे, एक एक करके आवेश लेके आएंगे। और आवेश कहां से लेके आओगे? सब्जी मंडी का अनंत पर। अरे भैया आवेश कहां से लेके आते थे? अनंत से, अनंत से। आवेश कहां से लेके आते थे बेटा? अनंत से, समझना। तो सबसे पहले हम अनंत पर गए, अनंत पर गए, अनंत से हमने कहा हमें आवेश दे दो Q। अच्छा एक भी देखो कि किसी आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये भी देख लो। कार्य बराबर होता है Q इंटू V, Q इंटू V। सर V क्या है? उस बिंदु का विभव जहां पर हम आवेश को रख रहे हैं। अगर V विभव पर, V विभव वाले बिंदु पर कोई आवेश Q रखा है तो कार्य कितना करना पड़ेगा? Q इंटू V करना पड़ेगा। सर कैसे? हमने कहा विभव की परिभाषा क्या होती थी? विभव की परिभाषा होती थी एक इकाई आवेश लाने में, एक इकाई आवेश लाने में किया गया कार्य V, एक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होता था? V होता था। थैंक यू। तो 2 इकाई अगर हम आवेश लेके आते हैं तो कार्य कितना हो जाएगा? 2V। 3 इकाई आवेश लेके आते हैं तो कार्य कितना हो जाएगा? 3V। अगर हम Q आवेश लेके आए तो कार्य कितना हो जाएगा? Q इंटू V। अगर हम Q आवेश लेके आते हैं तो कार्य कितना हो जाएगा बेटा? Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है, Q इंटू V। तो जल्दी फटाफट अपन अनंत चलते हैं। यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर कौन है? अनंत। हम यहाँ से आवेश लेके आए, तब हमने कहा आवेश हमें Q1 दे दो, तो हमने Q1 आवेश ले लिया और Q1 आवेश इस पॉइंट पर रख दिया, इस पॉइंट पर Q1 आवेश रख दिया। इस पॉइंट का नाम क्या दे रहे हैं? चलो इस पॉइंट का नाम है A, इसका नाम है B और इस पॉइंट का नाम है C, इस पॉइंट का नाम क्या है? C, ठीक है। तो Q1 आने आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो Q1 आवेश लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने में वर्क डन किया गया कार्य, वर्क डन कितना हो गया मास्टर? तो ये हो गया
क्यू आवेश कितना लेके आए Q1 और जिस बिंदु पर रख रहे हैं उसका विभव कितना VA, पॉइंट का नाम क्या है A, तो विभव कितना VA, विभव कितना VA। तो विभव किसके कारण होगा? आवेश के कारण। विभव किसके कारण होगा बेटा? किसी आवेश के कारण। तो Q1 को लाने से पहले यहाँ पर कोई आवेश है क्या? आप कहेंगे नहीं सर Q1 को लाने से पहले कोई आवेश नहीं है, तो हमने कहा कोई आवेश नहीं है, तो विभव VA का मान कितना होगा? 0 होगा। VA का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो Q1 आवेश को लाने में जो वर्क डन है, ठीक है, इसको हम W1 मान लेते हैं, तो वर्क डन W1 का मान कितना होगा? W1 बराबर होगा 0। Q1 आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा? 0 करना पड़ा। अब हम फिर से अनंत जाएंगे, अनंत से कहा हमें Q2 आवेश दे दो, Q2 आवेश दे दो, तो अनंत ने हमें Q2 आवेश दे दिया, Q2 आवेश दे दिया, और फिर Q2 आवेश को लाके हमने यहाँ पर रख दिया। कितना आवेश लाके रख दिया? Q2 अनंत से लेके आए, अनंत से लाए, घुमा के अनंत हमें आवेश, तो हम घुमा के लाए यहाँ पर रख दिया। तो Q2 को लाने में, Q2 को लाने में वर्क डन हम इसको मान लेते हैं बेटा W2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आवेश कितना लेके आ रहे हैं Q2, और किस बिंदु पर रखा? बिंदु B पर। किस बिंदु पर रखा? बिंदु B पर, और बिंदु B का विभव हमने कितना मान लिया? VB। बिंदु B का विभव कितना मान लिया? VB। तो लाने में जो वर्क डन है VB, सॉरी ये VB का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? VB का मान नहीं, VB का मान कितना हो जाएगा? तो VB इस बिंदु का विभव है, बिंदु B का, और इस बिंदु पर विभव किसके कारण होगा? तो हम कहेंगे उन आवेशों के कारण जो पहले से रखे हुए हैं। तो Q2 को तो हम अपने साथ ला रहे हैं, Q2 को हम अपने साथ लेके आए हैं, Q2 अभी है नहीं, ला रहे हैं, हमें रखना है। उससे पहले कौन है? Q1 है। तो Q1 के कारण यहाँ बिंदु B पर विभव कितना? Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना? तो K आवेश कितना है? Q1, दूरी कितनी है? A, दूरी कितनी है? A, तो ये बिंदु B का विभव हो गया। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन अगर हम W2 का मान लिखें, W2, तो W2 कितना आ गया होगा? Q2 इंटू K Q1 अपॉन A। पहले तरीका समझ लो, है ना, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर बेटा रिजल्ट तो हम याद रखने का तरीका बताएंगे। हर सवाल में ये नहीं करना पड़ेगा कि हम अनंत जा रहे हैं आवेश लेके आ रहे हैं, अनंत जा रहे हैं आवेश लेके आ रहे हैं, हर सवाल में नहीं करना है, ये सिर्फ एक बार समझ लो। इसके बाद तो हम आपको रिजल्ट बताएंगे कि रिजल्ट को यूज कैसे करना है, कौन से रिजल्ट को? जो अभी आएगा, अभी हम जो निकाल रहे हैं स्थिति ऊर्जा, उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये तो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको कि किसी भी सिस्टम की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उस सिस्टम को बनाने में किया गया कार्य, उस सिस्टम को बनाने में किया गया कार्य। तो अभी अपना सिस्टम बन गया क्या? देखते हैं। सिस्टम में क्या करना था? यहाँ Q1 रखना था, यहाँ Q2 रखना था, ओ यहाँ एक आवेश Q3 और रखना है, एक आवेश Q3 और रखना है। तो हम फिर अनंत गए, घोड़े से तबला कौन से आवेश लेके आए? कितना? प्लस का Q3, और यहाँ पर लाके रखा, तो हम क्या Q3 को लाने में वर्क डन, Q3 को लाने में वर्क डन, इसको अपन ने कितना माना? W3, ठीक है। तो बेटा W3 का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, W3 का मान हो गया Q3 इंटू V, किस पॉइंट का? भी जिस पर हम आवेश Q3 रख रहे हैं। आवेश Q3 किस पॉइंट पर रखा? पॉइंट C पर। आवेश Q3 कहाँ रखा है हमने बेटा? पॉइंट C पर, तो VC, ठीक है। अब VC का मान कितना? तो VC विभव होगा सर किसके कारण? हमने कहा उन आवेशों के कारण जो यहाँ पर पहले से रखे हुए हैं। VC विभव होगा उन आवेशों के कारण जो पहले से रखे हुए हैं। तो Q3 को तो हम अभी अपने साथ लेके आए हैं, Q3 को अपने साथ लेके आए हैं, पहले से कौन रखा है? Q1 Q2 पहले से रखा हुआ है। तो Q1 के कारण यहाँ विभव कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे K Q1 अपॉन दूरी कितनी है C। ये Q1 के कारण विभव हुआ, Q1 पहले से रखा हुआ है, इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो K आवेश कितना है? Q1, दूरी कितनी है C। Q2 के कारण यहाँ पर कितना विभव होगा? तो हम कहेंगे K आवेश कितना है? Q2, और विभव कितना है? दूरी कितनी है? B, दूरी कितनी है बेटा? B है, ठीक है। तो W3 का मान हम लिखना चाहें तो W3 का मान कितना हो गया? W3 का मान हो गया Q3 डिवाइडेड बाय K Q1 अपॉन C प्लस K Q2 अपॉन B, K Q2 अपॉन B। ये वर्क हो गया तीसरे आवेश को लाने में, तीसरे आवेश को लाने में वर्क डन, ठीक है। अब हम W टोटल लिखें, कुल कार्य क्या लिखें? कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3। तो भाई साहब W1 का मान कितना है? 0 है। W2 का मान कितना है? W2 का मान कितना है? ये लिखा K Q1 Q2 अपॉन A, K Q1 Q2 अपॉन A प्लस W3 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा? तो देख लो, ये रखा है, ये लिखा है, Q3 से अंदर गुणा करो, Q3 से अंदर गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा? K Q2 Q3 अपॉन B प्लस K Q3 Q1 अपॉन C, है ना बेटा, मैंने Q3 से अंदर गुणा कर दिया, है ना। तो K Q1 Q3 अपॉन C प्लस K Q2 Q3 अपॉन B। तो ये टोटल वर्क हो गया, ये W टोटल कार्य इस निकाय को बनाने में टोटल कार्य है, और जो टोटल कार्य होगा वही किसके बराबर है? निकाय को बनाने में किया गया टोटल कार्य ही किसके बराबर होता है? निकाय को बनाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ना मातृभाषा में इसको बोलते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा। समझ गया बेटा बात को? सर समझ गया। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर कितनी हो गई इस सिस्टम की? हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन B प्लस K Q3 Q1 अपॉन C, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा होगी भाई साहब, ठीक है मास्टर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इसका तरीका, अब हर सवाल में इतना थोड़ी ना करोगे, एग्जाम में यही करने में टाइम निकल जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सवाल आते हुए भी आधे सवाल छूट जाएंगे। तो एग्जाम में हम कैसे रिजल्ट को यूज करेंगे वो समझो। तो देखो अपन को क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है? पहले अपन लिखेंगे समेशन सिग्मा जोड़ रहे हैं ना, ठीक है, सिग्मा K इंटू आवेशों के सभी संभव युग्मों का गुणनफल, आवेशों के सभी संभव युग्मों का गुणनफल, ठीक है, बटे आवेशों के युग्मों के बीच की दूरी, आवेशों के युग्मों समझ गया? पेयर युग्मों के बीच की दूरी, आवेशों के युग्मों के बीच की दूरी,
ठीक है, इस रिजल्ट इस तरीके को याद रखना, तरीका इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट, हम रिपीटिंग अगेन, तरीका इज वाइटल, तरीका इंपॉर्टेंट होता है बेटा। और बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लिखने में भले ही ऐसा लग रहा होगा। समीकरण मतलब जोड़ना है किसको, के इंटू आवेशों के सभी संभव युग्म, आवेशों के सभी संभव युग्म बटे आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, अब देखो इसी तरीके को मैं यहाँ पर अप्लाई करके बताता हूँ, 1 मिनट में आंसर आ जाता है, 1 मिनट में भैया आंसर आ जाता है, 1 मिनट से ज्यादा समय ना लगे। देखो हाउ, यहाँ पर आवेश कितना रखना है सर Q1, यहाँ पर कितना रखना है सर Q2, यहाँ पर कितना रखना है Q3, यही तो सिस्टम था। बोलो भैया सिस्टम यही था ना सर, हाँ यही सिस्टम था, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही यही सिस्टम था। ये दूरी A, ये दूरी B, ये दूरी C, हम स्थितिज ऊर्जा लिखने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो समीकरण मतलब जोड़ना है सभी युग्म में, तो एक तो इनके बीच का पेयर बनेगा Q1 Q2, तो K एक पेयर, ये युग्म में क्या बना Q1 Q2 अपॉन इन्हीं के बीच की दूरी दैट इज A। अगला युग्म में क्या बनेगा, तो एक इनके बीच का युग्म बना लो Q2 Q3, Q2 Q3, तो इस युग्म का गुणनफल Q2 इंटू Q3, Q2 इंटू Q3 बटे इस युग्म के बीच की दूरी कितनी है B, कितनी है B प्लस के। अब ये वाला पेयर ले लो, ये वाला पेयर ले लो, इनके बीच का है ना Q3 Q2, Q3 Q1 सॉरी Q3 Q1 वाला पेयर बचाए, तो Q3 Q1 बस 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बन गए, बस यही आंसर है, यही आंसर है। तो देखो भाई हमने जो तरीका सिखाया वो तो ये रिजल्ट लाने के लिए आपको सिद्ध करके बता सकें कि स्थितिज ऊर्जा इतनी आती है, लेकिन जब हमें आंसर निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम ये महाभारत बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन सी वाली, ये वाली, ये पूरी कोई महाभारत नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं करना है एग्जाम में, कुछ नहीं करना है भैया। बस ये तरीका याद रखना है कि समेशन मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना है किसको, के इंटू आवेशों के सभी संभव युग्म, आवेशों के सभी संभव युग्म बटे आवेशों के बीच की दूरी, दूरी सही जाए ना, वही रिजल्ट आ गया भाई। पहला पेयर Q1 Q2 का बीच की दूरी है, दूसरा पेयर Q2 Q3 का बीच की दूरी B, तीसरा पेयर Q3 Q1 का बीच की दूरी C, बीच की दूरी C। दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार थम्स डाउन हो जाए जल्दी से। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, फिर जरूरी चीज क्या है, तरीका, तरीका आपको पता होना चाहिए भाई। एक वो कह रहा कि सर वर्क W1 0 क्यों है, बेटा कैलकुलेट करके बताया है, कैसी बातें करते हो तुम पागलपंती टाइप, पूरा कैलकुलेट करके बताया यार। अब पूछोगे सर W2 इतना क्यों आया, अरे भाई अपन ने कैलकुलेट किया इसलिए आया है। VA का मान, बिंदु A का विभव कितना था, 0 था, 0 था, तो VA की जगह 0 रखा, 0 इंटू Q क्या होता है, 0 होता है, 0 इंटू Q क्या होता है, 0 होता है। इस पर आधारित हम और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर और क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये तरीका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बड़ा मजेदार तरीका है, बड़ा मजेदार तरीका से, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी बेटा अभी नहीं करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा भाई, है ना, परेशान होने की जरूरत ना है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर होंगी। आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।